दोस्तों हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के सारे ही कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर लिया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन पीवाईक्यू। अब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हम कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, आखिर हमें पता तो चले कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आते कैसे हैं बोर्ड एग्जाम में। हमारे क्वेश्चन जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्क्रीन पर, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट भी बनाई, वो प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजिली जाके वहां से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज। तो पहले हम लोग ग्राफ से डिस्कस करेंगे कि ग्राफ से बड़े बेसिक क्वेश्चन बनते हैं बट होते बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो वीडियो को पॉज करिएगा, पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें जीरोस बताने हैं कि जीरोस किन किन पॉइंट्स पे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में हमें पता है कुछ ऐसा है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है, ये एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है -2, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2.5, 0। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसे ए ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस पॉइंट पे भी ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। केयरफुल क्यों होना है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स एक पॉइंट तो हो गया 2,5 और दूसरा हमें x मिलेगा, x इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर तो हमारा मिल गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछता कि इस बताइए कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, किस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आपका। आपको ये देखने से क्या लग रहा है कि हमारे पास 2 जीरोस ही मिल रहे हैं, केवल 2 ही जीरोस मिल रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, इसमें सोचना ही क्या है। बट यहीं पर आप मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ग्राफ में कि ग्राफ में जब कभी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कट करने का सब कुछ पता है। बट जब टच कर जाता है तो हमें वहां केयरफुल होना है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो जीरोस दिखते तो हमें एक है, लेट से ये 2 होगा, दिख तो हमें एक ही रहा है, बट ये रिपीटेड होगा। इसका मतलब कि ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा ये। इसका मतलब कि ये रिपीटेड होगा इस पॉइंट पे। तो इसी तरीके से यहां पर ये x इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब कि यहां पर x के दो वैल्यूज आ रही हैं और वो रिपीट कर रही हैं, मतलब कि वो सेम आ जाती हैं। वो आ जाती है -2, यहां पर वो दो रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 कितने मिल गए हमें? 3 जीरोस मिल गए। इस केस में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? क्या क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी, पहला तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये हमसे पूछ ले भैया, इसका पूछ ले तब क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है। अब हमें अगर पता है पॉलिनोमियल है कौन सा, क्यूबिक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें रिपीटेड मिल रहे हैं इस पर। इसका मतलब कि x +2 ये एक इसका फैक्टर होगा, रिपीटेड है तो हमने स्क्वायर कर दिया। और दूसरा हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2.5, दैट इज x -2.5। बस ये हो गया उसका एक्सप्रेशन, किसका? उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए प्रॉब्लम आपको केवल सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, कि हमने प्रॉब्लम देखा, उसका आंसर हमें पता और हमने सॉल्व कर लिया। उस प्रॉब्लम से आप और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं। बस यही मेरा मेन मोटिव था आपको यहां पे इस प्रॉब्लम को समझाने का। उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरो पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है ना, इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमें पता है कि ये एक पॉइंट ये है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहां पे एक्स एक्सिस को कट रहा है, और एक पॉइंट ये है। साफ साफ दिख रहा है हमें कट कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमें 3 पॉइंट्स मिले, ये x1 है, ये x2 है, और ये x3 है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके लिए? 3 हो गए। कुछ सोचना ही नहीं, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। तो ये तो हो गया आंसर जो इससे पूछा गया था कि भैया नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। बट आप अब थोड़ा और क्या कर सकते हैं कि यार ये नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी?
ये कोई पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अच्छा ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा, इसका नाम भी बता दीजिए। तो ये 3 जीरोस हैं, डिग्री 3 हो रही है, तो ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए कुछ जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैंने फिर से बोला कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इतना आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया, दैट्स इट। बट उस प्रॉब्लम्स में जो नहीं भी पूछा जा रहा है ना, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, उसे जानने की कोशिश करिए। जब इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, वो और भी अच्छी हो जाएगी। आपका जो मैथमेटिक्स पे कमांड है ना, वो और भी इंप्रूव कर जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर कुछ वो ऐसा कर देता, सपोज करिए इस प्रॉब्लम में वो आपसे ये पूछ लेता, जो कि अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें ऐसा ही पूछा गया है कि यहां पर उसने वैल्यूज दे दी है। ठीक है ना, ये यहां पर इन्होंने वैल्यूज दे दी, -2, यहाँ पे एक -3 पॉइंट है, ये लेट से ये -1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 कर देते हैं, इनकी वैल्यूज गिवन है। और उसमें भी यही पूछा है कि ये बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो फिर से हमें दिख रहा है कि 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो पता चल गए। अब अगर आपसे वो पूछ लेता कि इन जीरोस की वैल्यूज क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, तो हम ये कहेंगे x1 क्या हो सकता था, ये पॉइंट 2, -2 और -3 के बीच में, तो मैंने -0.25 मान लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो सकता था, x2 हमारा ये है, ये -1 है, तो -1 लिख लिया। अच्छा x3 क्या है, x3 क्या है, ये 0.2 है, तो हमने इसे 2 लिख लिया। ठीक, अच्छा अब अगर वो पूछे कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर भी यहां से हम निकाल सकते हैं। अब हमें ये फैक्टर निकालना है, तो एक फैक्टर तो बनेगा x, यहां से लेंगे x प्लस 2.5, कॉमा दूसरा फैक्टर क्या हो सकता था, x प्लस 1। अच्छा तीसरा फैक्टर क्या हो सकता था, x इस वाले से, x -2। ठीक है ना, 2 को इस तरफ लाएंगे, -2.5 को इस तरफ लाएंगे, -1 को इस तरफ लाएंगे, बस ये उसके फैक्टर हो गए। अब ऑप्शन में हो सकता है कि वो ये वाला गिवन हो, ये वाला गिवन हो, यार ये वाला गिवन हो, या हो सकता है तीनों गिवन हो। ठीक, यहां से हमने ये भी निकाल लिया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपसे वो ये कह दे कि भाई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए, बड़ा ही सिंपल है अब हमारे लिए। ठीक है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका k टाइम्स, जो कि एक कांस्टेंट है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये एक तो 0 के इक्वल नहीं होगा, और k क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे ही रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये सारे फैक्टर्स हैं, इन्हें हमें लिख देना यहाँ पे, x प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। करेक्ट, ये हो गया वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे, 1, 1 एंड 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखा, एक एक छोटी सी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व तो किया, आंसर तो आ गया, बट उसके पीछे की जितनी भी कहानी है ना, जितने भी उसके कैरेक्टर्स है ना, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तभी आप मैथमेटिक्स से प्यार कर पाएंगे, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी, और जब मैथमेटिक्स आपको समझ में आने लगेगी, तो मैथमेटिक्स आपको भी समझने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और भी इंप्रूव करती है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों ये रही वो नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसे हमें सॉल्व करना है। अब ऐसी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसमें एक आ जा रहा है कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, एक्स वाई। खैर बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था ग्राफ्स के, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको ग्राफ में ऐसा दिखे, क्या दिखे, कि आपको जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमा है, ठीक है ना, वो तो आपको पता है, इस ग्राफ का मैक्सिमा पता है, ये इस पॉइंट पे कोई वाई की वैल्यू होगी, और इसके ऊपर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ उसके आगे है ही नहीं। और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये ग्राफ हो सकता है इसके नीचे जा रहा हो सकता है इसके नीचे जा रहा हो, और कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम हमें पता है। इसके बाद ये ग्राफ नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर गया, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब ये नीचे ही आएगा।
इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर है यहां से ना। तो ऐसे केस में हमें ये पता है कि ये जो कैरेक्टर होता है किसी भी पर्सन का, अगर मैं इसे रियल लाइफ में किसी पर्सन से कोरिलेट करूं, तो आप कहते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत घमंडी है यार, हमेशा देखो अपने एटीट्यूड में ही रहता है, जब देखो तब इससे बात करो तो हमेशा ऐट के ही बात करता है, पता नहीं क्या है यार ऐसा इसके अंदर। तो वहां पे क्या है, वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाता है, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब कि हमारा जो ए है ये नेगेटिव होने जा रहा है, दैट इज लेस देन 0 होगा, यानी कि ए क्या होगा, नेगेटिव। ए फॉर एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, तो इससे आप ये बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हैं कि ये नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा है, इसलिए इसकी जो ए की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। करेक्ट। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो कुछ ऐसा पूछ लेता कि भाई ये है और आप मेरे को बताइए, ये ऐसा पूछ लेते, ये ऐसा, और अब आपसे पूछते कि ये बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि इस बंदे की जो मिनिमम वैल्यू दिख रही है, हमें इसका मिनिमम तो पता है, हमें यहाँ पे कोई वाई की वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, मिनिमम तो पता है, मैक्सिमम हमें नहीं पता, क्योंकि ये पता नहीं कहां तक जाएगा आगे, हमें इसके बारे में नहीं पता, बट हमें मिनिमम पता है, क्योंकि जैसे जैसे एक नीचे आया एक मिनिमम पॉइंट पे आके उसके बाद ये फिर से इंक्रीज करने लगा है। ठीक, तो यहां पे हमें इसका मिनिमम पता है, यानी ये वो बंदा है, अगर आप रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो आज कितनी भी ऊंचाई पर होगा लेकिन उसे ये पता है कि वो ग्रो करना शुरू किया है, उसको ये पता है। तो कहते नहीं कि यार ये बंदा अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसको अपना वो दिन याद है जबकि इसके पास कुछ भी नहीं होता था। ये बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार। तो वही डाउन टू अर्थ है जिसको अपना मिनिमम पता है, यार मैं जो है यहां से उठा हूं और मुझे ये याद रखना है, तो वो हर बंदे की रिस्पेक्ट करता है। और आप फिर क्या कहते हैं कि यार इसका एटीट्यूड कितना बढ़िया है यार, तो ऐसे बंदे को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। तो ए यहां पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, ए फॉर एटीट्यूड एंड पॉजिटिव, तो फिर ए क्या है हमारा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है। तो ऐसे केस में ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए ये कहानी तो समझ में आई, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, ए हमारा नेगेटिव होगा, ये वाला आंसर है। अगर ऐसा होता तो फिर हम ए पॉजिटिव ले लेते, बट इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ए नेगेटिव है। आंसर तो आ गया, बट अब ये क्या बला है, ये जो दो वैल्यूज दिए इसको भी हम यहां डिस्कस ही कर लेते हैं ना। ठीक है ना, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई ये ए बी सी कहां से आए, आपको पता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा होता है। यही वो एबीसी हैं जो यहां लिखे गए हैं। ठीक, जिस दिन, अब बस ग्राफ में इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है ना वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। एक ग्राफ वो जब वो एक्स एक्सिस को कट कर जाए पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर जाए, जस्ट टच कर जाए। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, वो एक्स एक्सिस को कभी ना कट करेगा ना टच करेगा। ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जहां पर ये एग्जैक्टली कट कर जाता है, ऐसे केस में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 होता है। और यही वो केस है जब हमें दो रियल जीरोस मिलते हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है z1 z2, दो रियल जीरोस मिलते हैं। तो ये जब कट करेगा तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस कि पॉजिटिव होगा, और इस केस में दो रियल जीरोस मिलेंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है रियल में, यानी z1 और z2 दो रियल जीरो मिल रहे हैं हमको। ऐसे केस में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज डी, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, बट यहां ऑप्शन में क्या है, इक्वल टू 0 है और लेस देन 0 है। अब इनकी बात अगर हम करें तो जब आपका ग्राफ टच करता है किसी पॉइंट पे, तो हमें यह पता है कि यहां पर जो जीरोस हैं दोनों वो इक्वल हो चुके हैं, दोनों जीरोस इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब कि यहां पे हमें रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं और वो रियल हैं, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं तो टच कर रहे हैं, वो और पॉइंट हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये रियल है। तो इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चा, वो 0 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये इक्वल हो जाता है, और इस केस में हमें ये पता है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा और इसमें दोनों जीरोस इक्वल हो जाते हैं,
और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि यहां पर रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं हमको। ठीक है। अच्छा, थर्ड वो केस होता है जहां पे इसने ग्राफ को ना टच किया है ना कट किया है। ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि भैया जो जीरोस मिलने वाले हैं ना हमको, वो इमेजिनरी मिलेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं वो कट कहां पे करेंगे, तो हम कहते हैं इमेजिनरी जीरोस मिलेंगे। और ऐसे केस में जो डी होता है वो नेगेटिव, दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाला केस है जहां पे हमें जीरोस क्या मिलते हैं, इमेजिनरी मिलने लगते हैं, इमेजिनरी जीरोस मिलने लगते हैं। ठीक, तो ना केवल हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसका सोल्यूशन निकाला, बल्कि इसकी हेल्प से हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी अपने डेवलप किए। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स को पढ़ने की। आपकी बुक्स में जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं ना, उस प्रॉब्लम को केवल सॉल्व मत करिए, उसको सॉल्व करने के बाद ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने आप से करिए। यार इस प्रॉब्लम में ये होता तो कैसे करते, ये प्रॉब्लम में ये कर दें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा और हो जाए तो क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन करिए आप अपने आप से और उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आप जिससे भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, कहां भी पढ़ते हो, आप अपने टीचर से भी ये क्वेश्चन करिए जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हो कि सर इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो क्या है। जनरली क्या होता है, टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता देते हैं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉल्व करना है, और आप उसे रट लेते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम मिलेगी तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ना, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स, इसीलिए आपको मैथ में डर लगता है। का तरीका क्या होना चाहिए था कि टीचर ने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है भाई हमने समझ लिया, बट आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसा हुआ क्यों। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर ये किस लॉजिक पर बेस्ड है, हमने ऐसा कैसे कर लिया। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए और आपको पूछना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब ये कहते हैं आपसे कि यार इसको इसके जीरोस निकालने हैं, तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, यहां से हम इसको जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। और इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, इसका साइन देखिए पॉजिटिव है, तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इनका सम 5 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 6 आ जाए। आपने इसको रट लिया कि हमको भी ऐसा करना है, बट क्या आपने कभी क्वेश्चन किया टीचर से कि सर ये प्लस है तो यहां प्लस क्यों करना है हमको, ये इस प्लस का क्या मतलब है, कभी आपने पूछा। ये बस यही वो पॉइंट है। देखिए क्या है, ये आपको पता है कि ये अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। दैट मीन्स कि ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +6 आ रहा है। क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। अब ये +6 आ रहा है, इसका मतलब कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वो दो नंबर या तो वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव, या वो दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, हो सकते हैं ना। तो यहां पर जो जो आ रहा है ना कि हमें प्लस करना है माइनस करना है, वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना चाहिए। केवल ये कह देना कि जब प्लस दिख जाए तो आप ऐड कर दीजिएगा, माइनस दिख जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये सफिशिएंट नहीं है, ये इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये आपको आधी अधूरी पिक्चर दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि जब आप आधी अधूरी पिक्चर देखते हैं, तो जब कभी आपको फ्यूचर में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई भी मूवी देखिए और उसका आधा अधूरा पार्ट देखिए आप केवल, तो क्या वो उस मूवी का आपको सब कुछ याद रहेगा क्या। कुछ दिनों बाद मूवी को आप भूल जाएंगे, उसमें कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, कोई भी सीन याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन जब वही मूवी आप स्टार्ट टू एंड तक देखते हैं ना, तो आपको पूरी मूवी याद रहती है। भले 10 साल बाद भी आपसे अगर उस मूवी के बारे में कोई डिस्कशन करता है तो आपको हाँ 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 मुझे भी पता है, मुझे भी पता है ये सीन कहाँ का है, ये सीन कैसा है, ये सीन क्यों आया था, ये सीन कब आया था, आपको सब याद आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपने पूरी पिक्चर देखी होती है ना। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी ना जो आपको जनरली पढ़ाया जाता है ना, वो आधा अधूरा पढ़ाया जाता है। तो आपका काम क्या है ना, पढ़ना एक्चुअली आपको है ना, तो आपको उसकी पूरी पिक्चर देखनी होती है। और यही बस एक एवरेज स्टूडेंट में और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में, एक नॉर्मल स्टूडेंट में, एक टॉपर स्टूडेंट, बस यही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि वो क्वेश्चन करते हैं, कभी अपने आप से, कभी सामने वाले से। बट वो क्वेश्चन करना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, आप पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो डिस्कशन मैंने किया इस प्रॉब्लम की हेल्प से वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।